वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था पुष्यभूति वंश अथवा वर्धन वंश के बारे में, इसके बारे में एक बार पुनः जानकारी कर लेते हैं। पढ़ा था पुष्यभूति वंश, जिसका दूसरा नाम है वर्धन वंश। देखिए, इस वंश की जो स्थापना हुई थी वो 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, और जहां पर हुई थी उस जगह का नाम है दिल्ली के निकट थानेश्वर में। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है पुष्यभूति। मैंने बताया था पुष्यभूति शिव का उपासक था। ठीक है। अब इस वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे। अब 3 प्रमुख राजा कौन कौन से थे? उनमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और तीसरा था हर्षवर्धन। देखिए, जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है। लेकिन होता क्या है कि राज्यवर्धन जब शासक बनता है तो इसके समकालीन एक बंगाल का गौड़ शासक रहता है, और उस गौड़ शासक का नाम होता है शशांक। ये शशांक क्या करता है कि 606 ईस्वी में इसकी मृत्यु कर देता है। ठीक है। तो राज्यवर्धन की मृत्यु कब होती है? 606 ईस्वी में। इसके बाद में जो शासक बनता है वो होता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन शासक कब बनता है? 606 ईस्वी में। ठीक है। और कब तक शासक रहता है? 647 ईस्वी तक। तो हर्षवर्धन अपने शासनकाल में क्या करता है कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की मृत्यु कौन कर देता है? शशांक कर देता है। तो हर्षवर्धन सबसे पहले क्या करता है? कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ में संधि कर लेता है। ठीक है। दोनों में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। और संधि होने के बाद में हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा की जो सेना है वो शशांक के विरुद्ध भेजी जाती है। यानी कि शशांक की सेना को परास्त करने के लिए हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा की सेनाएं जाती हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है? इन दोनों की सेनाओं को पुलकेशिन द्वितीय ये एक चालुक्य शासक होता है। और जब ये शशांक के विरुद्ध जाते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय इनको रास्ते में मिल जाता है, और पुलकेशिन द्वितीय की सेना इन्हें नर्मदा नदी के आसपास ही खदेड़ देती है। ठीक है। तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्मा की जो सेना होती है उसे पुलकेशिन द्वितीय भगा देता है, यानी पराजित कर देता है। हर्षवर्धन अपने शासनकाल में एक काम और करता है कि जिस समय हर्षवर्धन से पहले राज्यवर्धन की मृत्यु करता है शशांक, उसी समय इसकी एक बहन जिसका नाम राजश्री, ये अपनी प्राणों की रक्षा के लिए कहीं अज्ञात जगह पर चली जाती है, और हर्षवर्धन सबसे पहले अपनी बहन राजश्री का पता लगाता है, उसके बाद में संयुक्त सेना भेजता है। मैंने बताया था कि हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे, जिनमें पहला नागानंद, रत्नावली और तीसरा है प्रियदर्शिका।
ठीक है। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। इसके बाद में हर्षवर्धन ने क्या किया, प्रसिद्ध जो विद्वान थे जैसे कि मयूर, सुबंधु और बाणभट्ट, इनको अपने दरबार में आश्रय दिया था। क्वेश्चन में पूछ लेता है बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो आंसर होगा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट ने जो जो दो पुस्तक लिखी है उनमें पहली कादंबरी और दूसरी है हर्षचरित। तो ये पढ़ा था हमने हर्षवर्धन के बारे में। एक बात और कि हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। एक नंबर के प्रश्न में पूछ लेता है कि चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के समय भारत आया था, तो आंसर होगा हर्षवर्धन। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम अध्ययन करेंगे पाल वंश के बारे में। तो आगे देखिए, तो अगला वंश है अपना पाल वंश। देखिए पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। ठीक है, कहां की थी, बंगाल में। इस पाल वंश का जो दूसरा राजा हुआ उसका नाम था धर्मपाल। यह धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान राजा था। इस धर्मपाल के समय त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। यह त्रिकोणीय संघर्ष क्या था, देखिए इधर ये अपना भारत, इधर राजस्थान। तो जिस समय पाल वंश का राजा धर्मपाल शासन कर रहा था, कहां, कन्नौज पर, तो धर्मपाल ने अपनी राजधानी बना रखा था कन्नौज को। इस कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो देखिए गुजरात और राजस्थान में एक वंश था जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, यहां इस वंश के राजा थे। इधर बंगाल में पाल वंश की स्थापना हो चुकी थी। पाल वंश बंगाल में, और इधर दक्षिण भारत में दंती दुर्ग ने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो यह हुआ अपना त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि धर्मपाल यहां शासन कर रहा था। तो ये जो तीनों वंश थे, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश इस कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ये कहलाया अपना त्रिपक्षीय संघर्ष। तो यहां देखिए धर्मपाल ने अपनी राजधानी किसे बना रखा था, यानी कि अपना साम्राज्य कन्नौज तक विस्तृत कर रखा था। और इस कन्नौज को पाने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ जिसमें धर्मपाल ने अपने साम्राज्य को क्या रखा, सुरक्षित रखा था। इसके बाद में जो शासक हुआ, इसका उत्तराधिकारी वो था देवपाल। और देवपाल जब शासक बना तो देवपाल के समय गुर्जर प्रतिहारों ने आक्रमण किया और इनकी शक्ति क्या होने लगी, क्षीण होने लग गई। देवपाल के बाद में शासक बनता है नवा शासक। नौवां शासक महिपाल बनता है। और ये महिपाल जो शासक था, इसके समय में एक चोल शासक जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम। इस राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि महिपाल जो शासक था इसे हरा दिया और गंगा तक का जो प्रदेश था, गंगा तक के प्रदेश को छीन लिया, यानी कि अपने साम्राज्य में मिला लिया।
कौन किस शासक से? महिपाल से। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। किस वंश का शासक था ये? चोल वंश का शासक था। इसके बाद में जो पाल वंश के जो राजा होते हैं उनका साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। पाल वंश के जो राजा होते हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं और इनके समय में प्रसिद्ध विहार जैसे कि नालंदा व विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे इनकी स्थापना हुई थी। पालवंशी राजाओं के समय ही धीमान व विटपाल जैसे लोगों को संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से यह हुआ अपना पालवंश। पालवंश के बारे में एक बार दोबारा देखें। पालवंश की स्थापना 750 ईस्वी में कहां पर हुई? बंगाल में हुई थी। जिस व्यक्ति ने, जिस शासक ने की उसका नाम है गोपाल। गोपाल के बाद में शासक बनता है धर्मपाल और यह धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान राजा था। ठीक है, धर्मपाल का जो साम्राज्य था वो कन्नौज तक फैला हुआ था, लेकिन धर्मपाल के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन इस युद्ध में, इस संघर्ष में भी वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख पाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि कन्नौज जो कि एक उपजाऊ भूमि और बहुत विस्तृत भूभाग था, इसे प्राप्त करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश के राजा और राष्ट्रकूट वंश के जो राजा हैं वो युद्ध करते हैं। तो पाल वंश का जो धर्मपाल है जब कन्नौज पर शासन करता है तो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के राजा यहां पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। तो यह कहलाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। धर्मपाल के बाद में शासक बनता है देवपाल, लेकिन देवपाल के हाथों से धीरे धीरे सत्ता जाने लगती है। तो नौवां शासक जो महिपाल होता है वो शासक बनता है और महिपाल के समय ही एक शासक चोल वंश में पैदा होता है जिसका नाम होता है राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक इस महिपाल प्रथम से गंगा तक के प्रदेशों को छीन लेता है और धीरे धीरे इस पाल वंश की जो शक्ति है वो कमजोर होने लगती है, क्षीण होने लगती है। पालवंश के जो राजा होते हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। पालवंशी राजाओं के समय ही नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। इन्हीं के समय धीमान व विटपाल जैसे विद्वानों को संरक्षण मिला था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं अगला वंश। ठीक है, अगला वंश है अपना राष्ट्रकूट वंश। अगला वंश है अपना राष्ट्रकूट वंश। देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह अपना दक्षिण भारत और यहां कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। कब हुई थी? 736 ईस्वी में। ठीक है भाई, इसने जो दंती दुर्ग था इसने अपनी राजधानी बनाया था नासिक को, और वर्तमान में नासिक कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, दंती दुर्ग ने क्या किया? ये दंती दुर्ग जो था ये चालुक्यों के अधीन, चालुक्य एक वंश का नाम है, चालुक्यों के अधीन सामंत था एक। और इसने क्या किया कि अंतिम जो चालुक्य शासक था उसका नाम है कीर्ति वर्मा सेकंड। कीर्ति वर्मा सेकंड को पराजित कर दिया और चालुक्यों की जो शक्ति थी उसे नष्ट कर दिया, यानी कि अपने वंश राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी। इस वंश का जो शासक था कृष्ण प्रथम, इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का
निर्माण करवाया था। छोटे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आंसर क्या होगा, कृष्ण प्रथम ने। इसके बाद में राष्ट्रकूट वंश का जो चौथा शासक होता है, चौथा शासक, उसका नाम होता है ध्रुव फर्स्ट। ठीक है, और ये ध्रुव फर्स्ट एक शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसका नाम होता है वत्सराज। कौन से वंश का होता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश कहां था, राजस्थान और गुजरात में, और पाल वंश की स्थापना बंगाल में। ठीक है भाई, तो इस वत्सराज को ध्रुव फर्स्ट क्या कर देता है, हरा देता है। ठीक है, इसके बाद में इस वंश का जो पांचवा शासक होता है वो होता है गोविंद थर्ड, या ऐसे बोलते हैं गोविंद तृतीय। और यह क्या करता है, एक शासक नागवट द्वितीय, ये नागवट जो सेकंड होता है ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश का होता है। ठीक है, दूसरा शासक पालवंशी होता है जिसका नाम है धर्मपाल। कौन से वंश का, पालवंश का। इन दोनों शासकों को त्रिकोणीय संघर्ष में कौन हराता है, ये गोविंद तृतीय यानी नागवट द्वितीय को और धर्मपाल को। इसके बाद में शासक बनता है उसका नाम है अमोघवर्ष, और अमोघवर्ष 64 वर्षों तक शासन करता है और अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा माड़खेत को बनाता है। ठीक है, ये जो अमोघवर्ष जो शासक है ना, ये शांति प्रिय शासक होता है, शांति प्रिय शासक होता है। अमोघवर्ष एक शांति प्रिय शासक होता है। इस अमोघवर्ष को एक शासक होता है अरब यात्री सुलेमान, और सुलेमान इस अमोघवर्ष की गणना उस समय के 4 महान राजाओं में करता है। ठीक है, इसके बाद में इस वंश में कन्नड़ व संस्कृत साहित्य के पोषक थे। ठीक है, ये जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक होते हैं ये वैदिक धर्म को मानने वाले होते हैं। राष्ट्रकूट वंश के शासक वैदिक धर्म को मानने वाले होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं इनको अरब शासकों ने यानी कि अरबों ने बल्लहरा या बल्लराज कहा है। किसने, अरब शासकों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को वल्लहरा या वल्लराज की पदवी दी है। तो यह हुआ अपना राष्ट्रकूट वंश। एक बार दोबारा देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई, 736 ईस्वी में। किसने की, दंती दुर्ग ने। ये दंती दुर्ग कौन था, दंती दुर्ग चालुक्यों के अधीन एक सामंत था। ठीक है, दंती दुर्ग ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया, नासिक को। जो चालुक्य शासक था कीर्तिवर्मा सेकंड, उसे पराजित किया था किसने, दंती दुर्ग ने, और अपने साम्राज्य या अपने वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक कृष्ण प्रथम, इस कृष्ण प्रथम ने क्या किया कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चौथा शासक जो होता है राष्ट्रकूट वंश का, उसका नाम है ध्रुव फर्स्ट, और यह ध्रुव फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को त्रिपक्षीय संघर्ष में हरा देता है। उसके बाद में शासक गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश में होता है, और यह गोविंद तृतीय
एक नागवट सेकंड नाम के शासक, जो कि कौन सा शासक है, गुर्जर प्रतिहार शासक है, और दूसरा शासक पाल वंश का है, धर्मपाल, इन दोनों को हरा देता है। इनके बाद में शासक बनता है अमोघ वर्ष। यह अमोघ वर्ष एक शांति प्रिय शासक था और इसने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेत को। ठीक है, लगभग इसने 64 वर्षों तक शासन किया था। ये जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, ये कन्नड़ और संस्कृत साहित्य के पोषक थे और वैदिक धर्म को मानते थे। ठीक है, अमोघ वर्ष के बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा है कि उस समय के तत्कालीन 4 राजाओं में किसकी गिनती की जाती थी, अमोघ वर्ष की गिनती की जाती थी। अरबी शासकों ने राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को वल्लरा या वल्लराज की पदवी से नवाजा है। तो यहाँ आज हमने पढ़े 2 वंश, एक वंश पढ़ा था पाल वंश और दूसरा पढ़ा है राष्ट्रकूट वंश। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।